नमस्कार साथियों, मैं रोहित सर श्री राम क्लासेज एंड डिफेंस एकेडमी मदनगंज किशनगढ़ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि श्री राम क्लासेज की तरफ से भारतीय इतिहास को लेकर एक फाउंडेशन कोर्स का शुभारंभ आज से किया जा रहा है और अब भविष्य में आने वाली जितनी भी आपके वैकेंसियां हैं, जिसमें आरएस प्रीलिम्स हैं, कॉलेज लेक्चरर्स हैं, सेकेंड ग्रेड टीचर्स, थर्ड ग्रेड टीचर्स, इसके अलावा स्टेट एग्जाम जितने भी हैं जिनमें भारतीय इतिहास का एक बहुत बड़ा पोर्शन आपके आता है, संभवतः यहाँ से अब जो क्वेश्चन आएंगे आपके पूर्णतः 100% सही कराने की गारंटी मैं लेता हूँ। अगर आप पूर्णतः ईमानदारी के साथ मेरे साथ बने रहते हैं तो ये मान के चलिए कि अब इतिहास से आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम बहुत ही रोचक और मजेदार तरीके से इतिहास को पढ़ेंगे। आज हम भारतीय इतिहास के सामान्य परिचय की शुरुआत करते हैं, क्योंकि आजकल आपने देखा है कि बेरोजगारी का दौर है, तो पेपर सेटर जो होता है वो परिचय में से भी क्वेश्चन बनाता है। हम सीधे ही जंप लगा के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना शुरू कर देते हैं, जबकि सामान्य परिचय भी सिलेबस के अकॉर्डिंग आता है और कई बार इस सामान्य परिचय से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए आज हम भारतीय इतिहास के फाउंडेशन कोर्स की श्रृंखला के अंदर पहला टॉपिक शुरू करते हैं, भारतीय इतिहास का सामान्य परिचय। देखें मित्रों, सर्वप्रथम हम बात करते हैं इस इतिहास शब्द को लेकर। इतिहास शब्द जो है यह संस्कृत भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें मित्रों इति प्लस है प्लस स। इसमें इति का अर्थ है ऐसा, हा का अर्थ है निश्चित रूप से हुआ, से हुआ, और स का अर्थ है था। अर्थात इतिहास का सामान्य अर्थ है ऐसा निश्चित रूप से हुआ था। कब हुआ? अतीत में, भूतकाल में हुआ। अगर हम यहीं इतिहास के अंग्रेजी शब्द को देखें तो इतिहास को अंग्रेजी में हम हिस्ट्री नाम से संबोधित करते हैं और यह हिस्ट्री शब्द ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया शब्द से बना है, जिसका सामान्य अर्थ होता है शोध या अनुसंधान। शोध या अनुसंधान। तो हम सामान्य अर्थों में यह कह सकते हैं कि इतिहास अतीत या भूतकाल में हुई घटनाओं का क्रमबद्ध लेखा जोखा ही इतिहास है। इतिहास क्या है? कि अतीत या भूतकाल में हुई घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन या लेखा जोखा ही इतिहास है। इतिहास के बारे में अगर देखा जाए तो इतिहास की उपयोगिता क्या है, तो यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह तीर को दूर स्थित लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए धनुष की प्रत्यंजा को कान के पीछे तक खींचना पड़ता है, उसी तरह वर्तमान और भविष्य को अच्छी तरह से समझने के लिए किसी भी शासक को अतीत को समझना पड़ेगा। एक अच्छा प्रशासक वही सिद्ध होता है जो अतीत को खंगालते हुए वर्तमान और भविष्य की योजनाओं को सुचारू करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच अनवरत संवाद है। यह परिभाषा पूछी भी जा चुकी है कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने यह परिभाषा दी थी,
तो आप इतिहास की कुछ परिभाषाओं को जब देखते हैं तो मित्रों, E.H. कार के बाद में एक और महान अर्थशास्त्री, भारत के पहले अर्थशास्त्री हुए हैं कौटिल्य। कौटिल्य ने क्या बताया कि एक अच्छा शासक अपना कुछ समय इतिहास को पढ़ने या श्रवण में लगाता है। अर्थात अगर किसी शासक को सफल होना है तो उसे क्या करना पड़ेगा कि अतीत की घटनाओं को देखते हुए वर्तमान के पहलुओं पर ध्यान देना पड़ेगा। तो एक सफल शासक कौन हुआ? एक सफल शासक वह हुआ जिसने अपना समय इतिहास को पढ़ने में या सुनने में लगाया। इसके बाद एक और इतिहासकार हमारे पास आते हैं जिनका नाम है ब्यूरी। ब्यूरी ने कहा है कि इतिहास विज्ञान है, न कम न ज्यादा। तो यह परिभाषा भी हमें याद रखनी है ब्यूरी की। तो तीनों ही परिभाषाओं को अगर हम देखें तो यह हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। E.H. कार के अनुसार अतीत व वर्तमान के मध्य अनवरत संवाद ही इतिहास है। कौटिल्य कहता है कि एक अच्छा शासक अपना कुछ समय इतिहास को पढ़ने या श्रवण में लगाता है, और ब्यूरी के अनुसार कहा गया है कि इतिहास विज्ञान है, न कम न ज्यादा। इसके बाद अगर अपन बात करें कि इतिहास शब्द का पहली बार उल्लेख कहां किया गया है, तो इतिहास शब्द का पहली बार उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। तो सीधा साधा क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय इतिहास का पहली बार उल्लेख या इतिहास शब्द का पहली बार उल्लेख किस भारतीय ग्रंथ में मिलता है, तो अथर्ववेद इसका जवाब होगा। विश्व को इतिहास लेखन की देन किनकी है? तो ध्यान रखना, विश्व को इतिहास लेखन की देन है यूनानियों की। यूनानियों ने ही सर्वप्रथम इतिहास को लिखने का कार्य किया। अगर हम देखें तो वह पहला विश्व का इतिहासकार हुआ है हेरोडोटस। हेरोडोटस के बारे में कहा जाता है कि हेरोडोटस ने 430 ईसा पूर्व में द हिस्टोरिका नामक एक पुस्तक लिखी थी, और इसी पुस्तक में इन्होंने हिस्ट्री या इतिहास शब्द का उल्लेख किया। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक हुई है हिस्टोरिका। हिस्टोरिका पुस्तक से भी बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं कि हिस्टोरिका पुस्तक किसकी है, तो विश्व के पहले इतिहासकार हेरोडोटस की यह पुस्तक है। इन्हें इतिहास का जनक कहा जाता है। अब देखो एक क्वेश्चन सीधा साधा अभी कुछ एग्जाम्स पहले ही पूछा गया था कि इतिहास का जनक हेरोडोटस को किसने कहा? वह कौन व्यक्ति है जिसने हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा है? तो यहां पे हम नाम याद रखेंगे सिसरो का। वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा के नोट कीजिएगा कि वह पहला व्यक्ति जिसने हेरोडोटस को विश्व इतिहास का जनक कहा तो सिसरो। इसके बाद में हम बात करते हैं मित्रों भारतीय इतिहास के जनक की। भारतीय इतिहास का जनक कौन? तो मेगास्थनीज को भारतीय इतिहास का जनक कहा जाता है। मेगास्थनीज का नाम जैसे ही आता है तो दिमाग में आती है इसकी महान कृति इंडिका, और इसी इंडिका के अंतर्गत पहली बार भारतीय इतिहास को लिखा गया और पूर्णतः बहुत विस्तार से वर्णन किया गया था भारत के एक महान वैभवशाली नगर पाटलिपुत्र का। तो मित्रों मेगास्थनीज के बारे में हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन एक सामान्य जानकारी के तहत मैं आपको बता दूं कि मेगास्थनीज भी एक यूनानी था जो सीरिया के राजदूत के रूप में, सेल्यूकस निकेटर के दरबारी राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। इसने ही पहली बार भारतीय इतिहास के बारे में लिखा, इसीलिए इसे भारतीय इतिहास का जनक कहा जाता है। इसके बाद में हम बात करें तो देखो भारतीय इतिहास के विभाजन को लेकर भी आजकल कई टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भारतीय इतिहास के विभाजन को कालक्रम की दृष्टि से बांटने का जो पहला कार्य किया था वह जेम्स मिल ने किया था। जेम्स मिल ने 1817 में एक पुस्तक लिखी हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इसी पुस्तक में जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा। प्राचीन काल जिसे हिंदू काल के नाम से जाना जाता है, मध्यकाल
जिसे मुस्लिम काल के नाम से संबोधित किया, तथा आधुनिक काल जो ब्रिटिश सत्ता का काल था जहां पर अंग्रेजों ने राज किया। प्राचीन काल के हिंदू काल का समय देखें तो इतिहास की शुरुआत कहां से हुई हम निश्चिततः नहीं कह सकते, इसलिए अज्ञात या अभिनूतन काल से लेके अरबों और इस्लामिक आक्रमणकारियों के आगमन तक अर्थात 712 ईस्वी तक का जो समय रहा है वह प्राचीन भारतीय काल का समय रहा है। मुस्लिम आक्रमणकारियों के बाद की अगर अपन बात करें तो इस समय 712 से लेकर 1707 का समय आता है जब भारत पर मुस्लिम शासकों ने शासन किया। अगर हम इसको बहुत विस्तार से समझें तो हम मध्यकाल को इस तरह से समझ सकते हैं कि मध्यकाल के अंतर्गत अगर देखा जाए तो मध्यकाल को भी 3 भागों में डिवाइडेड किया गया है। देखो मध्यकालीन भारत के मध्यकाल को 2 भागों में डिवाइडेड किया, जिसके अंतर्गत एक समय हमारा आता है पूर्व मध्यकाल और एक समय हमारा आता है मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल के अंतर्गत 712 से लेके 1206 ईस्वी तक का समय आता है और मध्यकाल में हमारे पास 1206 से लेके 1707 औरंगजेब की मृत्यु तक का समय आता है। मध्यकाल के अंतर्गत भी 2 टाइम पीरियड हम देखते हैं, 1206 से लेके 1526 तक का समय जिसे सल्तनत काल के नाम से जाना जाता है और 1526 से लेकर 1707 तक का जो समय जब मुगलों ने शासन किया उसे मुगल काल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में मित्रों अगर अपन बात करें आधुनिक काल की तो औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही मुगलों का पतन शुरू हो गया और लगभग अंग्रेजों ने शासन करना शुरू कर दिया। सत्ता में वह आ चुके थे और 200 सालों तक उन्होंने शासन किया और 15 अगस्त 1947 को हमारी आजादी तक उनके काल को हम पढ़ते हैं। इसके बाद में अगर बात की जाए तो अध्ययन की दृष्टि से भी इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, जिसके अंतर्गत प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल आता है। मित्रों अगर अध्ययन की दृष्टि से इतिहास के विभाजन को देखा जाए तो अध्ययन की दृष्टि से भी इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल इतिहास का वह समय था जब हमारे पास में कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे, केवल पुरातात्विक सामग्री के आधार पर ही इतिहास को जाना गया। अर्थात जब मानव समझदार हुआ तो उसने पहली बार पत्थरों से औजार बनाए, तो पाषाण से निर्मित उपकरण, अस्थियां, पुरातात्विक खुदाई में मिली सामग्रियों के आधार पर जिस काल का अध्ययन किया जाता है वह प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। भारतीय इतिहास के अंतर्गत अगर सीधा साधा क्वेश्चन बनता है कि प्रागैतिहासिक काल का जनक भारत में कौन है, तो यहां हम देखेंगे रॉबर्ट ब्रूस फूट को प्रागैतिहासिक काल का जनक कहा जाता है, क्योंकि भारत में पहली बार पुरातात्विक सामग्री पहली जो खोजी गई वो इन्हीं के द्वारा खोजी गई। 1863 में मद्रास के पल्लवरम नामक स्थान पर रॉबर्ट ब्रूस फूट को एक हस्त कुठार यानी कि हैंड एक्स कुल्हाड़ी मिली। यह पहला पाषाण उपकरण था जो भारत में खोजा गया, इसीलिए रॉबर्ट ब्रूस फूट को पुरातात्विक जनक के रूप में जाना जाता है। और अगर प्रागैतिहासिक मुख्यालय भारत में पूछा जाए कि प्रागैतिहासिक वस्तुओं का मुख्यालय भारत में कहां पे है, तो इसका उत्तर हमें करना है नागपुर। प्रागैतिहासिक काल के बाद में हमारे पास आता है आद्य ऐतिहासिक काल। नाम से स्पष्ट हो रहा है आधा, यानी कि इतिहास का वह काल जहां पे हमें लिखित सामग्री तो उपलब्ध होती है लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया। और इसके अंतर्गत हम हड़प्पा सभ्यता व वैदिक सभ्यता के काल को लेते हैं, जिनकी लिपि चित्रात्मक है या भावात्मक लिपि है। इस चित्राक्षर लिपि के अंतर्गत चित्र बनाए गए हैं जिनके बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, इसलिए लिपि तो उपलब्ध है लेकिन उसने पढ़ने में सफलता नहीं मिली, इसलिए इस काल को आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। तीसरा जो अंतिम काल आता है ऐतिहासिक काल, जहां से हमें लिखित
सामग्री उपलब्ध होती है क्रमबद्ध तरीके से, यहीं से वास्तविक इतिहास की शुरुआत होती है। यह समय आता है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का। तो हम कह सकते हैं कि अध्ययन की दृष्टि से इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल, कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं, केवल पुरातात्विक सामग्री के आधार पर जिसका अध्ययन किया जाए। आद्य ऐतिहासिक काल, लिखा हुआ तो मिला लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया। और ऐतिहासिक काल, जहां से हमें ऐतिहासिक सामग्री क्रमबद्ध तरीके से लिखित रूप में उपलब्ध होती है, जिससे पढ़ने में भी सफलता मिल गई। इसके बाद में देखिए, अगर अपन बात करें तो एक व्यक्ति हुए हैं जिनका नाम है E.J. थॉमसन, डेनमार्क के थे, और इन्होंने त्रिकाल पद्धति के आधार पे इतिहास का वर्गीकरण किया है। इन्होंने इतिहास को 3 भागों में बांटा। पाषाण काल, जहां पे पाषाण निर्मित उपकरण थे, कांस्य काल, जहां पे कांस्य से निर्मित वस्तुएं हमें मिली, और एक आता है लोह काल। कांसे के बारे में भी कई बार पूछ लिया जाता है कि कांसा चूंकि एक मिश्रित धातु है तो इसमें कौन सी धातुओं का मुख्यतः मिश्रण होता है। तो ध्यान रखें साथियों, तांबा प्लस टिन का मिश्रित उपकरण कांसा, जिसे हम ब्रोंज भी कहते हैं, ब्रोंज, ठीक है। तांबे की मात्रा 75% तक होती है और टिन की मात्रा 25% तक होती है। E.J. थॉमसन के बाद में अगर अपन त्रिकाल पद्धति के बाद में देखें तो जॉन लुबवाक हुए हैं। जॉन लुबवाक ने 1865 में एक पुस्तक लिखी थी, प्री हिस्टोरिक टाइम्स, और इस प्री हिस्टोरिक टाइम्स में इन्होंने पाषाण काल को 2 भागों में बांटा, पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल। यहां से सीधा साधा क्वेश्चन बनता है कि वह पहला व्यक्ति जिसने नवपाषाण काल शब्द का उपयोग किया या पूरा पाषाण काल शब्द का उपयोग किया, तो हमें सीधा सीधा याद रखना है जॉन लुबवाक। जॉन लुबवाक की पुस्तक का नाम याद रखेंगे, प्री हिस्टोरिक टाइम्स। इसके बाद में 2 व्यक्ति हुए हैं, कॉमसन और ब्रैडवुड, जिन्होंने 1961 में पाषाण काल को 3 भागों में बांटा, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। इनका हमें समय भी याद रखना है कि पूरा पाषाण काल का जो समय है वह 6 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व का रहा। मध्य पाषाण काल का समय 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व का रहा, और नवपाषाण काल का समय 4,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व का रहा। पूरा पाषाण काल को भी एडवर्ड लॉटरेट नामक इतिहासकार ने 3 भागों में बांटा। कि एडवर्ड लॉटरेट ने पूरा पाषाण काल को किन 3 भागों में बांटा, तो पूरा पाषाण काल के भी 3 भाग हैं। निम्न पूरा पाषाण काल जो 6 लाख ईसा पूर्व से 1 लाख ईसा पूर्व तक रहा, मध्य पूरा पाषाण काल जो 1 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक रहा, तथा उच्च पूरा पाषाण काल जो 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक रहा। इसके बाद में अगर हम बात करें तो देखें, हमारे सामने 2 शब्द आते हैं जहां पे पहली बार तैयारी करने वाले बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, ईसा पूर्व और एक आता है ईसवी। तो देखो बेटा, ईसा पूर्व को बीसी से संबोधित करते हैं और ईसवी को एडी से। इस बीसी की अगर मैं बात करूं तो इसका अर्थ होता है बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट, अर्थात ईसा मसीहा के जन्म से पूर्व के समय को बिफोर क्राइस्ट कहा जाता है, जहां पे सालों की गणना उल्टी गिनती के हिसाब से की जाएगी। कैसे? तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो 412, 411, 410 और इसी के साथ में जुड़ता है ईसा पूर्व, ईसा पूर्व, ईसा पूर्व। कुल मिला के आपको यह याद रखना है कि जहां पे भी ईसा पूर्व आएगा वहां पे काउंटिंग उल्टी होगी और यह ईसा मसीहा के जन्म से पहले के समय की घटनाएं हैं। इसके बाद में आता है ईसवी, जिसे एडी यानी कि एनो डोमिनी से संबोधित करते हैं। एनो डोमिनी अर्थात ईसा के जन्म के वर्ष से। तो ईसा मसीहा के जन्म के वर्ष से जो घटनाएं घटित हुई उन्हें फिर सीधी काउंटिंग से लिया गया।
पहली ईस्वी, दूसरी ईस्वी, 1102 ईस्वी, 1103 ईस्वी, 1104 ईस्वी। तो इस तरह से आज हमने इतिहास का एक सामान्य परिचय पढ़ा। एक बार मैं पुनः श्री राम क्लासेज एंड डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन मंच से आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे साथ बने रहिए। मैं पूर्णतः इतिहास की चैप्टर वाइज पूरी क्लास आपको उपलब्ध करवाने का प्रयास करूंगा। यह क्लासें आपके सभी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में कारगर साबित होगी। मिलते हैं अपने अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।